टुडे विद स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन, स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस, स्टेफिलोकोकस स्पायरोफिटिकस एंड सम क्वेश्चंस जो होंगे रिवाइज करेंगे, मतलब एक दूसरे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो स्टेफिलोकोकस, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो कोकस से तो हम समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का शेप बताना चाह रहा है, राइट। स्टेफाइल क्या होता है? जब एक साइंटिस्ट है सर अलेक्जेंडर ऑक्सटन, नाम शायद सुना हो आप सबने, अलेक्जेंडर ऑक्सटन, जिन्होंने 1880 में एक लीजन से पस लेकर उसका स्मेयर बनाया। तो जब उन्होंने स्मेयर बनाया तो उसमें उन्होंने देखा पस सेल के साथ कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट थे जो गोल गोल आकार में थे पर एक झुंड में थे, जैसे ग्रेप्स होता है उसके बंच होता है पूरा, उस प्रकार से थे। तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया स्टेफिलोकोकस। स्टेफाइल मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे क्लस्टर होता है ग्रेप्स का, वैसे ही ये बैक्टीरिया उस टाइम स्मेयर्स में पाए गए थे विथ क्लस्टर्स, जैसे देख सकते हैं हम, है ना। तो अगर हम इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो होती है, हर बैक्टीरिया को लेकर हम स्टार्ट इसी से करते हैं कि वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। स्टेफिलोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब है कि जब इन पे ग्राम स्टेनिंग की जाएगी तो ये जो कलर देंगे वो ब्लू कलर होगा, इसका मतलब कि ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। साथ में जब इन पे कैटेलेज परफॉर्म किया जाएगा, कैटेलेज टेस्ट, तो कैटेलेज भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तीसरी इनकी एक प्रॉपर्टी है, ये सब के सब पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट, ठीक है। क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या है, वो आगे हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एंड लास्ट कि ये सब जितने भी स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़ है ये ह्यूमन बींग्स में लोकलाइज्ड स्प्यूरेटिव लीजन्स कॉज करती है। वो लीजन्स जिसमें पस फॉर्मेशन हो, है ना। तो अब हम एक बार डायग्राम में देखते हैं कि एक्चुअली में हम क्या कहना चाहते थे क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स को लेकर या बंच ऑफ ग्रेप्स को लेकर। तो जो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट साइड की पिक्चर है वो एक तरीके से शो कर रही है कि जितने भी स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़ होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं। इसमें भी ये एक बंच की तरह एक क्लस्टर में अरेंज है ना। और दूसरी जो है वो ग्राम स्टेनिंग की है, जिसमें देख सकते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव दे रही है, ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव शो कर रही, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है। अब हम इनमें कौन कौन सी पैथोजेनिक स्पीशीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि एक स्टेफिलोकोकस ओरियस, सेकेंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस and third Staphylococcus saprophyticus. So सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी और जो मोस्ट कॉमनली हम डिजीज़ कॉज में देखेंगे वो क्या होंगी, स्टेफिलोकोकस ओरियस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेफिलोकोकस ओरियस से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है ये, राइट। तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी जैसे हमने कहा कि एक तो इनका शेप है, कैसे होगा, कोकाई होगा। तो इनका शेप कैसा है, स्फेरिकल कोकाई, ठीक है। और ये कैसे अरेंज्ड है, ग्रेप्स की तरह, जैसे क्लस्टर में अरेंज है। तो अरेंजमेंट कैसा है, ग्रेप्स इन क्लस्टर, राइट। उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्पीशीज होती है
ये अपना अरेंजमेंट ग्रेप्स के क्लस्टर्स में ही क्यों शो करती है? क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम जो डॉटर सेल्स होती है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि जब आप सेल डिवीजन के टाइम सेल को परपेंडिकुलरली प्लेन्स में कट करोगे, समझ रहे हो? तो उस टाइम जो स्पीशीज़ मतलब जो उस टाइम सेल होगा वो डिवाइड होगा अपने डॉटर सेल्स में, और ये डॉटर सेल्स उस टाइम फिर बिल्कुल ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे होती है। इस वजह से ये हम क्लस्टर्स में देखते हैं। ओके, ओरियस कैन बी सिंगल और इन पेयर और इन शॉर्ट चेन। ये कभी भी लॉन्ग चेन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड फीचर हम देख सकते हैं इसमें कि नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, ठीक है। ये है इसकी मॉर्फोलॉजी। अब हम आते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस के कल्चर पे कि हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं लैब में, राइट। तो उसके लिए कुछ फीचर्स है। पहले तो कल्चर होना कैसा चाहिए, है ना। तो कल्चर जो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए वो ऑर्डिनरी कल्चर होता है, ठीक है। ग्रो ऑन ऑर्डिनरी कल्चर। इसकी एक रेंज होती है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की एक रेंज होती है, मतलब वो कितना टेम्परेचर जो है टॉलरेट कर सकता है और उतने टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, समझ रहे हो। तो इसकी रेंज क्या है, 10 to 42 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम ऑप्टिमम की बात करें तो कितना, बॉडी टेम्परेचर जितना अपने कितना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पीएच की बात करें तो स्लाइटली बेसिक पीएच होता है 7.4 से 7.6 तक, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इनके मेटाबॉलिज्म टाइप कैसा है। ये एरोब्स है। एरोब्स मतलब जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी फॉर्मेशन करे, ठीक है। बट अगर इन केस ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं और फर्मेंटेशन के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन ना होने पर फर्मेंटेशन पे शिफ्ट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनेरोब्स। ओके, ठीक है। फिर हम आते हैं इनके कल्चर्स पे कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट कल्चर वी टेक इज न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार पे जब हम इनको ग्रो करते हैं तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बिल्कुल एक शाइनी अपीयरेंस सा लग रहा है ना। और साथ में अगर आप कोकाई की तरफ ध्यान देंगे तो कैसा है, स्मॉल स्मॉल सर्कुलर। तो हम क्या कहेंगे कि ये सर्कुलर, स्मूथ, ठीक है, एंड ओपेक कॉन्वेक्स दिखेंगे, ठीक है। साथ में क्या होगा कि ये जो कलर दे रहे हैं इस अगार पे, कौन सा कलर है, गोल्डन येलो, राइट। तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, कौन सा कलर, गोल्डन येलो कलर। क्यों आता है, गोल्डन येलो पिगमेंट के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। और ये जो पिगमेंट होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटेनॉइड। तो ये क्वेश्चन है जो ध्यान रखने वाला है, ठीक है। कौन सा पिगमेंट, कैरोटेनॉइड, जिसकी वजह से कौन सा कलर आ रहा है, गोल्डन येलो। और अगर आप इनका अपीयरेंस देखेंगे, जो ज़्यादातर पेंटिंग्स करते होंगे तो उनको देख के मालूम पड़ रहा है कि एक पेंट की तरह है। कौन से पेंट, ऑयल पेंट्स की तरह अपीयरेंस है इनकी। तो न्यूट्रिएंट अगार में कैसी अपीयरेंस दिखेगी, ऑयल पेंट अपीयरेंस, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट अगार में क्योंकि अपने को गोल्डन कलर मिल रहा है, राइट। तो गोल्डन को साइंटिफिक टर्म्स में हम क्या नाम देते हैं, गोल्ड को पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था, ओरियस, राइट। तो ओरियस स्टैंड्स फॉर गोल्ड, इसलिए इस स्पीशीज़ का नाम क्या पड़ा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ओके, नेक्स्ट
अगार जो हम ले रहे हैं वो है ब्लड अगार। ठीक, ब्लड अगार में हमें कौन सा टाइप देखने को मिलेगा? बीटा टाइप ऑफ हीमोलाइसिस। इसके लिए हमने कौन सा ब्लड यूज़ करते हैं? रैबिट और शीप अगार, शीप ब्लड, सॉरी। ओके, क्या होता है बीटा हीमोलाइसिस वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड अगार में कैसे देखने को मिला? हीमोलाइसिस कौन सा? बीटा टाइप का, और हमने ब्लड कौन सा लिया? रैबिट या शीप का। नेक्स्ट हम आते हैं मैककॉन्कीज अगार। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैककॉन्की अगार में जो कॉलोनीज़ है कंपेयर टू लास्ट 2 अगार, हम देखेंगे कि इनके कंपेयर में बहुत छोटी कॉलोनीज़ बनी है। छोटी मतलब साइज़ में छोटी है, दिखने में कितने छोटे छोटे, राइट? तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनीज़ जो बहुत छोटी हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, और ये कौन सा कलर दे रही है? पिंक। नाउ द क्वेश्चन इज कि न्यूट्रिएंट अगार में तो गोल्डन कलर मिला, मैककॉन्कीज अगार में पिंक कलर क्यों मिल रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि यहाँ पर ये क्या कर देते हैं? लैक्टोज शुगर की फर्मेंटेशन। ठीक है, तो लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से कौन सा कलर मिल रहा है? पिंक। तो इसलिए ये कौन से फर्मेंटर्स है? लैक्टोज फर्मेंटर्स। ओके, फिर हम आते हैं सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया जो है हम इसको यूज़ करते हैं आइसोलेट करने के लिए स्टेफिलोकोकस ओरियस को। ठीक है, सैंपल में से सैंपल क्या हम यूज़ करते हैं? फेसिस। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाएंगे फेसिस में, तो इसमें से आइसोलेट करने के लिए किसको? स्टेफिलोकोकस ओरियस को हम यूज़ करते हैं सिलेक्टिव मीडिया। ठीक है, तो अब जो स्टेफिलोकोकस ओरियस है ये आराम से ग्रो कर लेता है अगर ये कंडीशंस उसको मिल जाए, मतलब ये कंपोनेंट्स अगर उसको मिल जाए मीडियम में। कौन कौन से? 8 to 10% NaCl, ठीक है, लिथियम क्लोराइड, एंड टेल्यूराइट and polymyxine। तो अब एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि जिसमें टेल्यूराइट प्रेजेंट होगा, जिस भी मीडिया में टेल्यूराइट प्रेजेंट होगा, तो स्टाफ ओरियस की एक प्रॉपर्टी है कि वो टेल्यूराइट का रिडक्शन करवा सकती है। ठीक है, तो अगर वो टेल्यूराइट का रिडक्शन करवाती है तो हमें मिलेगी ब्लैक कॉलोनीज। ओके, तो ये चीज़ है ध्यान रखने की। अब हम इसके लिए कौन सा मीडिया यूज़ करें? हमने पढ़ लिया सिलेक्टिव मीडिया, बट एग्जाम्पल के तौर पे क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए? सॉल्ट, मिल्क, अगार। ओके, इसके लिए हम एक और मीडियम यूज़ करते हैं, कौन सा? ल्यूडलम मीडियम। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मैनिटोल सॉल्ट अगार। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि इस पिक्चर में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि एक ही डिश में 2 अलग अलग कलर आ रहे हैं, एक हल्का येलोइश आ रहा है तो पिंक आ रहा है, और एरो शो कर रहे हैं कि येलोइश कलर देने वाले कौन है? ओरियस, और पिंकिश कलर देने वाले कौन है? एपिडर्मिस। क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जो
पिंकिश कलर जो हम देख पा रहे हैं, ये किस कारण से आ रहा है? मैनिटॉल की वजह से। ठीक है, अब जैसे हम लैक्टोज फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं पिंक कलर देने की, तो ये भी एक डिफरेंट कलर दे रहा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इससे हम क्या जानेंगे कि क्योंकि मैनिटॉल का फर्मेंटेशन हुआ है तो इस वजह से कौन सा कलर आ रहा है? येलो कलर। कौन दे रहा है येलो कलर? कॉलोनीज कौन दे रहा है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसलिए हम इसको कहते हैं मोस्ट selective and indicator medium for Staphylococcus aureus. Selective and indicator medium for Staphylococcus. Okay. Now last medium we have is peptone water or nutrient broth. ठीक है, उसमें जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो एक यूनिफॉर्म टर्बिडिटी शो करता है। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट द कल्चर्स। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस शो करेगा, जिस वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे ग्रुप से, दूसरी स्टाफ स्पीशीज़ से। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश स्टेफाइलोकोकस ओरियस विद अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला कि ये बीटा हीमोलाइसिस शो करता है, जैसे ब्लड आकार में हमने देखा था। ठीक है, सेकंड, ये प्रोडक्शन करता है कैरेटिनॉइड का। एंड कैरेटिनॉइड कौन सा कलर दे रहा था न्यूट्रिएंट आकार में? गोल्डन येलो कलर। तो ये प्रोडक्शन करता है गोल्डन येलो पिगमेंट जो है कैरेटिनॉइड। ठीक है, थर्ड है ये कोगुलेस प्रोडक्शन करता है। कोगुलेस प्रोडक्शन ये क्यों करता है? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है कोगुलेस। ठीक है, जो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम है, जो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है अगेंस्ट द होस्ट। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज मैनिटॉल फर्मेंटेशन। मैनिटॉल फर्मेंटेशन क्योंकि ये मैनिटॉल सॉल्ट आकार में अलग से येलो कलर दे रहा था, जबकि जो बाकी स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज थी वो अभी पिंक कलर ही शो कर रही थी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट रिएक्शन इज जेलेटिन लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट इज फॉस्फेटेज प्रोडक्शन। वन मोर इज टेल्यूराइड रिडक्शन, जो हमने पढ़ा था सिलेक्टिव मीडियम में। क्या होता है? टेल्यूराइड का जब रिडक्शन होता है तो कौन सी कलर की प्रॉपर्टी शो होती है? ब्लैक कलर की। एंड लास्ट केमिकल रिएक्शन जो ये शो करेगा वो है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, डीएनए इसका प्रोडक्शन करता है। डीएनए इसका प्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा? होस्ट के अंदर ह्यूमन बींग्स में डीएनए पाए जाते हैं, तो उस डीएनए को तोड़ने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये सारी थी इसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसके वजह से हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे स्टेफाइलो स्पीशीज़ से। ठीक है, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसी क्या कंडीशंस है जो ये आराम से रेजिस्ट कर पाता है, मतलब आराम से बेबाक बैठा, इसको कोई दिक्कत कुछ नहीं है ना। तो पहला है विथस्टैंड पॉइंट, कितने टेम्परेचर जो है ये टॉलरेट कर सकता है आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सहन कर सकता है। कितना टेम्परेचर? 60 डिग्री सेल्सियस।
फॉर 30 मिनट्स। ओके, थर्मल डेथ पॉइंट। अब यहाँ से इसके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, ठीक है। तो थर्मल डेथ पॉइंट कितना, अगर आप 2 डिग्री और बढ़ा दो तो 62 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। अगर आप इसको किल करना चाहते हो तो 80 डिग्री सेल्सियस पर रख दो फॉर 1 आवर, ठीक है। क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, जैसे मैंने कहा था सिलेक्टिव मीडियम, इतना ये टॉलरेट कर सकते हैं, कोई ना कोई कंपोनेंट इनको चाहिए होता है जिस वजह से ये ग्रो कर सके। तो एक क्या है कि ये आराम से ग्रो हो जाते हैं 10% NaCl में, ठीक है। बट इसकी कुछ और स्पीशीज़ जो क्रिस्टल वॉयलेट अगार है वो हम मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस को आइसोलेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी कम्स टू द वायरुलेंस फैक्टर्स। वायरुलेंस फैक्टर्स मतलब इसके पास जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, जिससे ये सामना कर सकता है होस्ट का, जिसकी वजह से ये अटैक कर सकता है होस्ट पे और डिसीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये वायरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से? सेल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर enzymes and extra cellular toxins. सो सेल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, ठीक है। एक है इसके पास कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल से ये क्या करता है कि पहली बात तो कैप्सूल बना किसका है, पॉलीसेकेराइड का बना है, ठीक है। और जिस भी बैक्टीरिया स्ट्रेन के पास कैप्सूल है तो वो सबसे वायरुलेंट स्ट्रेन कहलाएगा, उसको मारना उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोज किसका होता है, पॉलीसेकेराइड का। और ये क्या का फंक्शन करता है, इनहिबिट करता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। दूसरा है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन भी एक पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है, ठीक है। ये भी पॉलीसेकेराइड है, पर इसका क्या काम है, इसका काम है कि जो बाहर सेल वॉल है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करके रखे, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रखे। तो क्या करता है ये, प्रोवाइड रिजिडिटी टू बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। और साथ में एक और काम करता है, क्या काम करता है, ये साथ में एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, किसके बॉडी में, ऑब्वियसली होस्ट की बॉडी में। तो ये एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट को, और क्या होगा उसकी वजह से, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होगा एक्टिवेट तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशंस के रिस्पॉन्स आएंगे। तो क्या प्रोड्यूस होंगे, साइटोकिन्स, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिन्स, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन ए पे। प्रोटीन ए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से समझने का है। तो हम चलते हैं यहाँ पे प्रोटीन ए। प्रोटीन ए क्या करता है कि ये बाइंड कर जाता है आईजीजी मॉलिक्यूल से, ठीक है। मतलब कि ये प्रोटीन है, ठीक है, इसके पास साइट्स है जिससे ये आईजी मॉलिक्यूल से जाके, ये आईजी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके एफसी पोर्शन से जाके जुड़ सकता है, ठीक है। ये क्या है, आईजीजी,
ठीक है। तो ये प्रोटीन आपका प्रोटीन क्या करेगा, FC पोर्शन से जाके जुड़ जाएगा, किसके, IgG के, ठीक है। और ये वाली साइट फ्री छोड़ देगा। ये कौन सी साइट है, एंटीबॉडीज़ के जुड़ने के लिए, ठीक है। फिर अभी जैसे ही जुड़ता है तो इसकी वजह से कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है, एक तरीके से अपने आप को डिफेंस करता है फैगोसाइटिक रिएक्शन से। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसमें, प्रॉपर्टीज़ है कि ये कीमोटैक्टिक है, एंटी फैगोसाइटिक है, फैगोसाइटोसिस इस पर नहीं हो पाएगी इस वजह से भी, ठीक है। साथ में एंटी कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट भी देता है। एंटी कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट कैसे देगा, वापस से एक्टिवेट कर देगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को, तो उसकी वजह से साइटोकाइंस ये सब का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनके अगेंस्ट काम करेगा ना, ठीक है। साथ में ये एक और चीज़ करता है, ये प्लेटलेट डैमेज भी करता है, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी शो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें प्रोटीन ए प्रेजेंट है किसी की बॉडी में, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसकी बॉडी से हम IgG का भी आइसोलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइगेंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ये यूज्ड एज लाइगेंड टू आइसोलेट व्हाट, IgG, ठीक है। तो ये था प्रोटीन ए। नेक्स्ट पे हम आते हैं ओके, तो हम आते हैं क्लम्पिंग फैक्टर पे। क्लम्पिंग फैक्टर मतलब बाउंड कोगुलेस। तो पहली बात, इसको हम कैसे कर सकते हैं टेस्ट, बाय स्लाइड कोगुलेस टेस्ट, ठीक है। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाफ ओरियस, ठीक है। स्टाफ ओरियस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो भी कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स होगी, मोस्टली टाइम कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स में बाउंड कोगुलेज जो होगा वो नेगेटिव रिजल्ट भी शो कर देता है, ठीक है। मतलब जब हम स्लाइड कोगुलेज टेस्ट करेंगे कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स में, तो उनमें क्या होगा कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्लम्पिंग फैक्टर जो होगा वो किससे होगा, एनवलप कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड से, तो उसकी वजह से टेस्ट नहीं लगेगा और ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। वन मोर इज देयर सेल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज टेकोइक एसिड, ओके। टेकोइक एसिड, टेकोइक एसिड जो होता है ये रिबिटॉल प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, कौन से फॉर्म में, रिबिटॉल फॉर्म में, ठीक है, इन सेल वॉल, ठीक है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एडिशन पे, एडिशन टू होस्ट सेल,
ठीक है, ताकि आराम से जाकर कोकाई जुड़ सके होस्ट सेल से। ठीक है, और साथ में क्या करता है, ये साथ में प्रोटेक्ट करता है ऑप्सोनाइजेशन से। ऑप्सोनाइजेशन प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंट करता है ऑप्सोनाइजेशन से, साथ में एडिशन करता है, होस्ट सेल से हेल्प करता है। और ये किसका बना है, राइबोटोल टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ठीक है, इसकी एक बात है जो ध्यान रखना है, एक्सेप्शन कि स्टाफ एपिडर्मिस में, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस में राइबोटोल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस की सेल वॉल में। ठीक है, फिर हम चलते हैं उसका अगला वायरुलेंस फैक्टर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की बेसिस पे कि एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बताओ स्टेफाइलोकोकस ओरियस के, और एमसीक्यू पॉइंट से भी पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चंस। तो हीमोलाइसिन, ठीक है, हीमोलाइसिन 4 टाइप के होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमने देखा था बीटा हीमोलाइसिन किसके लिए यूज़ कर रहे थे हम, कैसे कौन शो कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस ओरियस ब्लड आकार में, है ना, तो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो अल्फा हीमोलाइसिन है ये इनएक्टिवेट हो जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, पर ये वापस एक्टिवेट हो जाएगा कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या करता है, ये सिर्फ आपको रैबिट ब्लड में देखने को मिलेगा, और ये रैबिट की जो आरबीसीज होती है उनका लाइसिस कर देता है, उनको तोड़ देता है। इसमें साथ में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ल्यूकोसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती है, और साइटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, सेल के लिए टॉक्सिक है, न्यूरो के लिए, नर्व सेल्स के लिए टॉक्सिक है, और इसकी वजह से क्या होगा लास्ट में, लीथल है, तो मतलब डेथ होगी ऑब्वियसली, सो इट्स लीथल। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं बीटा हीमोलाइसिन। बीटा हीमोलाइसिन जो है ये किसका बना हुआ होता है, स्फिंगो माइलिनेस का, स्फिंगोमाइलिनेस का बना होता है बीटा हीमोलाइसिस। और ये हीमोलाइटिक किसके लिए होता है, हीमोलाइसिस है मतलब तोड़ना, हीमोग्लोबिन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको तोड़ना, तो ये हीमोलाइटिक है किसके लिए, शीप ब्लड के लिए। ठीक है, और ये एक फिनोमेना भी शो करता है, दैट इज हॉट कोल्ड फिनोमेना। ओके, लास्ट जो है गामा एंड डेल्टा हीमोलाइसिन। गामा जो होता है ये 2 टाइप्स के प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और डेल्टा जो है, डेल्टा भी क्या करेगा, जितने भी हीमोलाइसिन है मतलब ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके तोड़ेगा, है ना, उन सबको तोड़ेगा। तो कौन कौन से होंगे, इफेक्ट किस शो करेगा, WBC, RBC, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, इन सब की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है डेल्टा हीमोलाइसिन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वो है ल्यूकोसिडिन। ल्यूकोसिडिन को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है पेंटन वैलेंटीन टॉक्सिन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है पेंटन वैलेंटीन टॉक्सिन। ठीक है, ये भी 2 कंपोनेंट से बना होता है, स्लो
एंड फास्ट, एस मतलब स्लो एंड एफ दैट इज़ फास्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये एक तरीके से बायो कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो टॉक्सिन की तरह प्रोड्यूस एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन पर एक्ट करे टॉक्सिन। अगर कोई भी चीज़ अपने इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगी तो उससे क्या कॉज होता है? फूड पॉइजनिंग, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फूड पॉइजनिंग, फॉर स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग। जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करेंगे जो 2 से 6 आवर्स के लिए रखा गया है, कंटेमिनेटेड फूड, अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो फिर एंटेरोटॉक्सिन की प्रेजेंस की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, इसमें कौन सा टॉक्सिन होगा? कंटेमिनेटेड फूड में एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन जो होता है वो हीट स्टेबल होता है, तो आप जितना गर्म कर लो फूड को, उसकी वजह से एंटेरोटॉक्सिन नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, उसका असर रहेगा। और अगर हम बात करें कि एंटेरोटॉक्सिन आया कहाँ से, तो ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियाज एयर और इन सब में प्रेजेंट है इस वजह से आया हो। जब जो खाना बना रहा होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन है? खाना बनाने वाला। अगर जो खाना बना रहा होगा उसके कोई भी हाथ में कट है या कुछ है और वहाँ पर अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो इन्फेक्शन जो है फिर कहाँ पर आ जाएगा? फूड में, बनते हुए फूड में। ठीक है, और उसकी कंजप्शन के बाद क्या होगा? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो कौन है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? फूड बनाने वाला, फूड हैंडलर। ठीक है, इसके 8 एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके 8 एंटीजेनिक टाइप्स है। कौन कौन से? ए बी सी 1 2 3, 1 2 3, डी ई एंड एच। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं एएनएस पे, और एएनएस पे एक्ट करके क्या होगा? इलनेस, है ना। जो ये टॉक्सिन्स हैं, ये सारे एंटेरोटॉक्सिन्स जो है ना, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन भी होता है। ठीक है, एंटीटॉक्सिन भी प्रेजेंट है, एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है। ठीक है, और एंटेरोटॉक्सिन का आप डायग्नोस कैसे करोगे? ठीक है, टेस्ट कौन से करोगे? उसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एलाइजा एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन का अगर पता लगाना है फूड पॉइजनिंग में प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम उस पर सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, एलाइजा एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन। और इस एंटेरोटॉक्सिन ख़त्म कैसे कर सकते हैं? एंटीटॉक्सिन देख के। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉक्सिन पे आते हैं, वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि ये कोई डिजीज़ है, और उसका टॉक्सिन कौन सा है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करता है? जो टॉक्सिन है, एक तो ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, ये क्या करेगा? फेटल मल्टी सिस्टम
डिजीज़ करेगा कॉज। ठीक है, साथ में क्या क्या प्रेजेंट करता है, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, ठीक है, जिसमें एक लेडी के सारे सिम्टम्स बताए रखे हैं कि जिसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया। क्या क्या फीचर्स होंगे इसके, कॉमन क्लिनिकल फीचर्स, एक तो कि हाई फीवर होगा लेडी को, ठीक है, साथ में माइल्जिया भी होगा। माइल्जिया मतलब साइटोकाइन्स, ठीक है, कौन कौन से, IL-1, 2, TNF, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, ये सब रिलीज़ होंगे। ठीक है, और जैसे साइटोकाइन्स ये रिलीज़ होंगे, TNF रिलीज़ होगा, तो उसकी वजह से फीवर कॉज होगा। ओके, तो ये इसका मैकेनिज़्म है कि सुपर एंटीजन एक्ट करेंगे, ठीक है, किस पर एक्ट करेंगे, MHC क्लास 2 पर एक्ट करते हैं। ये एक्ट करने की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होगी। हाइपर सेंसिटिविटी होगी कौन से टाइप की, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। उसकी वजह से टी लिम्फोसाइट्स जो है एक्टिवेट होंगे। जैसे ही सेल एक्टिवेट होंगे तो वो रिलीज़ करेंगे साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस कौन कौन से, IL-1, IL-2, TNF एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, इसकी वजह से फीवर कॉज होगा और ये पूरी डिजीज़ कॉज होगी। समझे। फिर हम आते हैं लास्ट टॉक्सिन जो है एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन A एंड B। ठीक है, इस टॉक्सिन का एक और नाम है, उसको कहा जाता है एपिडर्मोलाइटिक। अगर हम इसको ब्रेक करें तो एपिडर्म स्किन, लाइटिक टूटना, है ना। तो इससे हम क्या समझेंगे, जब हमारी स्किन क्या होने लगे, सेपरेट होने लगे, ब्रेक होने लगे, तो उस टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन काम आएगा यहाँ पर, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन A एंड B। ठीक है, इसका जो टॉक्सिन A होता है ये हीट स्टेबल होता है, और टॉक्सिन B जो होगा वो इसका उल्टा होगा। टॉक्सिन B क्या होगा, हीट लेबाइल होगा। करते क्या है ये, होता क्या है एक्चुअली, जैसे मैंने कहा स्किन का टूटना, है ना, कैसे टूटेंगे कि ये ब्रेक कर देते हैं इंटरसेल्यूलर ब्रिजेस को, किसके, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम क्या है, लेयर है ना, किसकी लेयर है, एपिडर्मिस की लेयर है ना। तो एपिडर्मिस की लेयर है, तो जैसे ही इसके जुड़ने वाले अगर कोई भी पुल तोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा सबका। तो जैसे ही इसके इंटरसेल्यूलर ब्रिजेस टूटेंगे तो एपिडर्मल स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी, एपिडर्मल स्प्लिटिंग। और उन एपिडर्मल स्प्लिटिंग की वजह से क्या होगा, ब्लिस्टर्स आएंगे, छाले होने लगेंगे, है ना। तो ब्लिस्टरिंग एंड जनरलाइज डेस्क्यूमेशन, जनरलाइज डेस्क्यूमेशन। ये जो जनरलाइज डेस्क्यूमेशन होता है ना, इसी की वजह से डिजीज़ फॉर्म होती है, वो होती है स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम। ठीक है, स्टेफाइलोकोकल स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम। ठीक है, SSS या SS या 4S। ओके, इस डिजीज़ का जब सीवियर फॉर्म होता है तो पहले तो हम देखते हैं कि स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम कैसे, ऐसा वाला जिसमें पूरी स्किन जो है फटने लगेगी इस तरीके से। ठीक है, लाइनिंग्स आ जाएगी, ब्रेकेज हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसका सीवियर फॉर्म हुए तो रिटर डिजीज़, किसमें, न्यूबॉर्न्स में, ये सीवियर फॉर्म्स है। या फिर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस ओल्डर पेशेंट्स में देखने को मिलेगा।
ठीक है। और अगर इसके हम माइल्ड फॉर्म्स की बात करें, माइल्डर फॉर्म्स, तो कौन कौन से होंगे, नाम क्या है उनके, एम्फिगस, नियोनेट्रम, बच्चों में होगा ये, ठीक है। एंड कौन सी डिजीज होगी साथ में, बुलस इम्पेटिगो। ठीक है, तो ये सब तो थे इसके टॉक्सिन्स जो हमने पढ़े। अब लास्ट इसके वायरुलेंस फैक्टर कौन से, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था ये कोगुलेस प्रोडक्शन करते हैं। तो कोगुलेस क्या है एक्चुअली, ये क्लॉटिंग कर देता है। कोगुलेस जो होता है, फ्री कोगुलेस, ये क्लॉटिंग कर देता है ह्यूमन या रैबिट प्लाज्मा की। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये फ्री कोगुलेस, ठीक है, सीआरएफ के साथ, सीआरएफ क्या है, कोगुलेस रिएक्टिंग फैक्टर। ठीक है, कोगुलेस के साथ है तो कोगुलेस रिएक्टिंग फैक्टर, ये दोनों जाकर बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। अब प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड करते ही क्या करते हैं, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब फ्री कोगुलेस और बाउंड कोगुलेस, ये दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। बाउंड कोगुलेस को हम बोलते हैं क्लम्पिंग फैक्टर, ठीक है, और फ्री कोगुलेस है। जो बाउंड कोगुलेस होता है, मतलब जो क्लम्पिंग फैक्टर होता है, वो हीट स्टेबल होता है और उसमें सीआरएफ इंक्लूडेड नहीं होता है, वो सीआरएफ के साथ उसको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से अपन एक और चीज़ जानेंगे कि जो फ्री कोगुलेस है, इसकी वजह से हम कोगुलेस टेस्ट करते हैं। कोगुलेस टेस्ट करते हैं फ्री कोगुलेस एंजाइम की वजह से, जो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ऐसे मानो कि ये एक तरीके से ग्रुप है लोगों का, ठीक है, जो इन्होंने सबने गोल्ड मेडल पहन रखा है। ठीक है, गोल्ड मेडल पहन रखा है और ये से, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, कैटेलेस पॉजिटिव भी होते हैं एंड कोगुलेस पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ये तीन फीचर्स की वजह से हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने दूसरा एंजाइम, वो है स्टेफाइलोकाइनेज। ठीक है, स्टेफाइलोकाइनेज जो होता है, ये फिब्रिनोलाइसिन होता है, फिब्रिन को तोड़ने में हेल्प करता है, फिब्रिन बनने नहीं देता है, बनेगा तो उसको तोड़ देगा। तो ये क्या है, ये फिब्रिनोलाइसिन। ठीक है, दूसरा है हाइलोरिनिडेज, ये क्या करेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ देगा, ब्रेक किसको, कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, उसके बाद जो है वो है न्यूक्लियस, प्रोटीज, लाइपेज, डीएनएज, ये क्या करेंगे, ये सब डीएनए को तोड़ेंगे, प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा। ठीक है, अब एक और इसमें होता है जो है प्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है,
ये प्रोटीन रिसेप्टर्स जो होते हैं क्या है कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन के लिए, जैसे फिब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनोजन, आईजीजी, C1q के लिए। इनकी वजह से क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस आराम से एडिशन कर जाता है किसके साथ, टू होस्ट सेल एंड टिश्यू। ठीक है, प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस में कौन कौन से, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनेक्टिन, आईजीजी, C1q के लिए, जो हेल्प करते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस को कि वो आराम से जुड़ जाए होस्ट सेल के साथ और टिश्यूज़ के साथ। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स खत्म हुए, मतलब वायरोलेंस फैक्टर खत्म हुए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक है एक्सोटॉक्सिन डिपेंडेंट और दूसरा है जो डायरेक्ट ऑर्गन कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन डिपेंडेंट के हिसाब से जैसे हमने पढ़ा कौन सा, फूड पॉइजनिंग, जो टॉक्सिन्स की वजह से हो रहा है ना, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसके फीचर्स क्या कहते हैं, हाई फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैश, हाइपोटेंशन एंड डेस्क्यूमेशन ऑफ सोल्स एंड पाम्स। ठीक है, नीचे की पाम्स और सोल्स की स्किन फटने लगेगी, हटने लगेगी। ठीक है, और लास्ट कौन सा है, स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम। अब मानो कि ये एक आदमी है, ठीक है, इसने अपने एक हाथ में एक स्टिक पकड़ रखी है जिसका शेप जो है वो हमारे ब्रेन जैसा है। ठीक है, और इसके जो पैर है उसमें कुछ दिक्कत है। ठीक है, और अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो हम इसमें आराम से देख सकते हैं कि लंग्स है। ठीक है, और साथ में हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्टेड है। ठीक है, अगर हम स्टिक की बात करें तो ब्रेन है, तो ब्रेन में है, ब्रेन में इन्फेक्शंस होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस। ठीक है, और सेरेब्राइटिस। ठीक है, मतलब ब्रेन में जितने भी इन्फेक्शन हो सकते हैं वो होंगी, ब्रेन एब्सेस हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बॉडी में प्रेजेंट लंग्स की बात करें, ठीक है, लंग्स में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली हमें सुनने को मिलता है निमोनिया, है ना। हार्ट की बात करें तो दिल की बीमारी क्या हो सकती है इसको, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अब इसके हमने जैसे कहा पैरों में दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या हो रखा है, ऑर्थराइटिस हो सकते हैं, चल नहीं पा रहा ढंग से, तुम हंस रहे हो वहाँ पर, तो एक है सेप्टिक ऑर्थराइटिस। और क्या हो सकता है, ठीक है, बोन की दिक्कत हो सकती है उसको। ठीक है, बोन की दिक्कत होगी तो ऑस्टियोमाइलाइटिस। और अगर पैरों में चलते चलते चल नहीं पा रहा है, गिर गया, चोट लग गई उसको पैरों में, तो क्या हो जाएंगे, स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डायरेक्टली इन्वेजन ऑफ ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं इससे। ठीक है, साथ में UTI भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियमिया भी हो सकता है, सेप्टिसीमिया या सेप्सिस। ठीक है, बैक्टीरियमिया और सेप्सिस। तो अब हम आते हैं पहले एंडोकार्डाइटिस। क्या होता है कि जब हार्ट की वॉल्स होती है ना, जब हार्ट की वॉल्स में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन ऑफ हार्ट वॉल्व्स,
ठीक है, जिसकी वजह से वेल्वुलर डिस्ट्रक्शंस होंगे, वॉल्स ख़राब होने लगेगी, ठीक है, और ये जो एम्बोलिज्म होगा वेजिटेशन की वजह से वो ब्रेन तक पहुंच सकता है या लंग तक पहुंच सकता है। जो आईवी यूज़र्स होते हैं, जो आईवी ड्रग यूज़र्स होते हैं, जो इंट्रावेनसली ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं, उनमें राइट साइडेड ट्राइकस्पिड वॉल्व एंडोकार्डाइटिस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, राइट साइडेड ट्राइकस्पिड वॉल्व एंडोकार्डाइटिस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, साथ में निमोनिया भी होगा उनको, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्टेड वॉल्व होगी उसकी वजह से लंग्स तक पहुंच जाएंगे, एम्बोलाइजेशन हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन की बात करें तो कौन कौन से स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं? इम्पेटिगो, जो फेस में देखने को मिलता है, ठीक है। सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस में क्या हो जाता है कि जो स्किन होगी, जो टिश्यू होगा वो कैसे हो जाएगा, जैसे दिख रहा है बिल्कुल हॉट रेड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। फरंकल्स होंगे, फरंकल्स क्या होंगे कि जब सिर्फ एक ब्लिस्टर या एक एब्सिस हो, ठीक है। कार्बंकल जब एक से ज़्यादा एब्सिस साथ में हो रहे हो, ठीक है, एक से ज़्यादा ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो रहे हो, तो वो क्या है, कार्बंकल हो सकते हैं, ठीक है। वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। फरंकल्स को याद कैसे कर सकते हैं कि उसको हम बॉयल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ एक बॉयल प्रेजेंट है तो हम उसको फरंकल नाम दिया, जब उसका ग्रुप प्रेजेंट हो बॉयल्स का बहुत सारा तो कार्बंकल, ठीक है। फिर हम आते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी क्या है इसमें कि जो स्टाफ है, जैसे हमने पहले ही कहा था, जितने भी स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ है ये सब पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है ना, क्या है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्यों है, उसके कुछ रीजंस है, ठीक है। पहला रीज़न है कि बीटा लैक्टामेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बीटा लैक्टामेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पेनिसिलिनेज, इस एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कर देगा। कैसे इनएक्टिवेट कैसे करेगा कि जो बीटा लैक्टम रिंग्स होती है उनको तोड़ देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेनिसिलिन इनएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी होती है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। कौन कौन से, मेथिसिलिन, नेफ्सिलिन, ठीक है। ये ब्रोक नहीं होते हैं, ये सारी वो पेनिसिलिन्स है जो ब्रोक नहीं होती है, जो टूटती नहीं है, किसके एक्शन से, पेनिसिलिनेज के एक्शन से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो है मर सकती है, किसकी, स्टेफाइलो ओरियस की, ठीक है। इसकी वजह से हम हेल्प कर सकते हैं किलिंग द स्टाफ ओरियस।
अब क्या हुआ कि वही टॉलरेंस की बात हो गई। अब वो इतना कितना दोगे, एक स्पीशीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा दवाई देते रहोगे तो कहीं ना कहीं जाकर आगे जाकर उसको रेजिस्टेंट हो जाता है ना। तो वैसे ही जब स्टेफाइलोकोकस ओरियस की कुछ स्पीशीज़ जो थी, कुछ स्ट्रेन्स जो थी, जब वो रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गई जब वो मेथिसिलिन और नेफसिलिन के, तो उस डिजीज़ का हमने क्या बोला, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, क्यों हुई, इसका एक रीज़न था। रेजिस्टेंस कैसे हुई ये देखिएगा कि डीएनए सिस्टम पे मैक ए, ठीक है, मैक ए करके एक जीन है, ठीक है, जो एनकोड करता है न्यू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A से, ठीक है, एनकोड न्यू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A, ठीक है, बी 2A के लिए फाइंड करता है, मतलब एनकोड करता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन अब बना ना, ये क्या करेगा, ये जाके जगह ले लेगा, ठीक है, ग्लाइकन सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। कहाँ जगह बनाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल पे, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल पे जैसे ही अपनी जगह बनाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट है पेनिसिलिन का, जो प्रेजेंट है नॉर्मल पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, वो इनहिबिट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैक ए ने वहाँ पर अपनी जगह बनाई, मैक ए ने जैसे एनकोड करा इस प्रोटीन को, वैसे ही रेजिस्टेंस शुरू हो गया, ठीक है। मैक ए क्या है, ये एक एक्वायर्ड क्रोमोसोमल डीएनए सिस्टम का भाग है, मतलब एक जीन है मैक ए जो प्रेजेंट होता है, कुछ स्ट्रेन्स में आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, न्यू पेनिसिलिन प्रोटीन बाइंडिंग 2A, ठीक है, PBP2A, जिसकी वजह से ये प्रोटीन इनहिबिट कर देता है ऑलरेडी प्रेजेंट नॉर्मल प्रोटीन को, ठीक है, और इसकी वजह से रेजिस्टेंट हो जाती है स्ट्रेन्स। क्या होता है, जब हम हाई ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, मतलब जब हम हैवी एंटीबॉडीज़ दे रहे होते हैं इन स्ट्रेन को, MRSA स्ट्रेन को, जब हम हैवी एंटीबॉडी देंगे बहुत टाइम तक, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड MRSA स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई, अब नहीं, ठीक है, नई स्ट्रेन डेवलप हो गई। क्यों, क्योंकि हमने हॉस्पिटल में हैवी एंटीबॉडीज़ दी MRSA के लिए, ठीक है, इसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड MRSA प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी फिर यूज़ करते थे, वैंकोमाइसिन, ठीक है, वैंकोमाइसिन ड्रग हम यूज़ करते थे। पर अब क्या हो गया, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन स्ट्रेन्स में क्या होता है, इन स्ट्रेन्स में वैन ए करके, ठीक है, क्या वैन ए करके डीएनए एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे उसमें कौन सा था, मैक ए था डीएनए एलिमेंट, वैसे VRSA स्ट्रेन में वैन ए करके एक एलिमेंट होता है जो कहाँ से आता है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस से, ठीक है, फ्रॉम वैंकोमाइसिन
रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस से। इसमें होता क्या है, इस वजह से क्या हो जाता है कि जो डी एलेनिन प्रेजेंट होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, डी एलेनिन डी लैक्टेम में। ठीक है, डी लैक्टेट में जैसे ही ये चेंज होगा तो इसकी एफिनिटी लो हो जाएगी, लो एफिनिटी किसके लिए, वैंकोमाइसिन के लिए। ठीक है, एक है कम्युनिटी एक्वायर्ड एमआरएसए। ठीक है, जब ये डिजीज़ फैलाने लगे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, कम्युनिटी एक्वायर्ड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, इसमें खास बात क्या है कि इसमें एक जीन पाया जाता है, इसमें एक जीन होता है। कौन सा जीन होता है, जो टॉक्सिन के लिए होता है, ल्यूकोसिडिन। ल्यूकोसिडिन का दूसरा नाम क्या था, पेंटन वैलेंटीन टॉक्सिन। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन एब्सेस हो जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द लैब डायग्नोसिस। हम लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लैब में कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए स्पेसिमेंट्स। तो स्पेसिमेंट्स कौन कौन से अपने पास, पस किस में से हम निकाल सकते हैं, कोई भी लीजन से। स्प्यूटम अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। ब्लड कब, जब सेप्टिसीमिया हो जाए। यूरिन जब यूटीआई हो जाए। सीएसएफ जब मेनिंजाइटिस हो जाए, है ना, जब ब्रेन एब्सिस हो जाए, कुछ भी हो जाए ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, फीसेस, फूड वॉमिटिंग कब, जब फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो इन सब के लिए हमें ये सैंपल्स चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से टेस्ट करेंगे हम, इसके लिए क्या क्या करेंगे। माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो क्या है ये, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में क्या आएगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले तो क्या हो गया, पस का ये स्मेयर बनाएंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद कल्चर्स हमने जितने भी पढ़े, ब्लड अगार, मैककॉन्की अगार, फिर मैनिटोल सॉल्ट अगार, जितने भी कल्चर्स हमने पढ़े सारे। ठीक है, इसमें एक और हो जाता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। ठीक है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। ठीक है, उसके बाद जब हम मेटाबॉलिक की बात करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक में क्या क्या देखेंगे, वही कि एक तो कैटेलेस पॉजिटिव है, दूसरा कोगुलेस पॉजिटिव है। ठीक है, इन दोनों की यूजेस क्या है, कैटेलेस पॉजिटिव से हमें पता चलेगा कि स्टाफ है या स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, इससे हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और कोगुलेस से क्या पता चलेगा कि ओरियस है या फिर स्टाफ की दूसरी स्पीशीज़ है। ठीक है, और लास्ट क्या है, पीसीआर किसके लिए करेंगे, जब राइबोसोमल आरएनए का पता करना हो। ठीक है, अब एक बात जो थी वो ये कि ब्लड अगार में हमें एक तरीके का अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, इस अपीयरेंस को हम बोलते हैं हैंगिंग
ड्रॉप, प्रिपरेशन। ठीक है, इसके साथ ही लैब डायग्नोसिस ओवर। और जब ट्रीटमेंट की बारी आई तो ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट पहले तो जो भी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस थी, कौन कौन सी? मेथिसिलिन और नेफ्सिलिन, है ना, डाइक्लोसेलिन, ये सारी हम दे सकते हैं ट्रीटमेंट में। कब? जब पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन देनी हो। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन ड्रग देनी हो जब, तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स कौन सी है? सिफेलोस्पोरिन, और सिफेजोलोन। ठीक है, और क्या दे सकते हैं? क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट पर है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हमने ये दी, ठीक है, बट अगर MRSA स्ट्रेन है, ठीक है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, तो उसके लिए कौन कौन सी ड्रग्स है? वैंकोमाइसिन, ठीक है, डेप्टोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ठीक है, और एक और है ट्राइमेथाप्रिम सल्फेट सल्फामेथासोल। ठीक है, तो इसके साथ हम ख़त्म करते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब लास्ट 2 स्पीशीज़ बची जो हम पढ़ना है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस एंड स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस। बहुत छोटी सी है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, स्टेफिलोकोकस के बारे में हमें क्या जानना है? जितनी कॉमन प्रॉपर्टीज़ वो तो है ही, बट ये कोगुलेज नेगेटिव होती है। ठीक है, ये कोगुलेज नेगेटिव होती है। ठीक है, और अगर हम इसका मेटाबॉलिज्म जानना चाहें तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा इसका? कैटेलेज पॉजिटिव एंड फैकल्टेटिव एनाएरोब से ही है। ठीक है, वायरोलेंस फैक्टर्स की बात करें तो एक तो इनमें क्या है? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, ठीक है, जो क्या करता है? इसका काम क्या है? ये अडेयर करता है होस्ट को नहीं, टू प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को, और क्या बना लेता है? एक बायोफिल्म बना लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है वो अडेयर करता है प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को और बायोफिल्म फॉर्म करता है। ठीक है, फिर अगर हम क्लिनिकल की बात करें, ठीक है, तो एक तो क्या है? स्किन कंटेमिनेटेड ब्लड कल्चर्स, एक है नेज़ोकॉमियल इन्फेक्शंस। ठीक है, मतलब जो भी जितनी भी जहाँ पर प्रोस्थेटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है उन सब जगह पर इन्फेक्शंस हो जाएंगे, चाहे वो प्रोस्थेटिक जॉइंट्स हो या फिर प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स हो या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर्स हो, है ना।
या फिर सेप्सिस हो जाए आईवी लाइंस के थ्रू, जब इंट्रावीनस लाइंस दी जा रही है, इंट्रावीनस ड्रग्स दी जाती है, तब उसके कारण से सेप्सिस हो जाए। ठीक है, सेप्सिस फ्रॉम आईवी लाइंस। और कौन से हो सकते हैं? यूटीआई। ठीक, ये सारे इसके क्लिनिकल है। कौन कौन से? प्रोस्थेटिक जॉइंट, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स, डायलिसिस कैथेटर्स, सेप्सिस फ्रॉम आईवी लाइंस एंड यूटीआई। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम सिर्फ एक ही ड्रग देते हैं, वो है वैंकोमाइसिन। ठीक है, लैब डायग्नोसिस की बात करें तो एक तो क्या करेंगे? ग्राम स्टेनिंग करेंगे, जिसमें क्या दिखेंगे हमें? पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, जो हमें इसमें पिक्चर में देखने को मिल रहा है ग्राम स्टेनिंग में। कल्चर करेंगे। मेटाबॉलिक के लिए क्या करेंगे? कैटेलेस पॉजिटिव होगा एंड कोगुलेज नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड लास्ट स्पीशीज भी कम टू स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। ठीक है, ये जो स्पीशीज़ है इसका ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लीडिंग कॉज है यूटीआई का। लीडिंग कॉज ऑफ यूटीआई किसमें? सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स में। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे ई कोलाई भी होता है, तो ई कोलाई के बाद ये है। ठीक है, एंड मोस्टली फीमेल्स में होता है, जैसे कहा तो 95% फीमेल्स में ही देखा गया है लीडिंग कॉज यूटीआई का, बट आफ्टर ई कोलाई। पहले ई कोलाई है यूटीआई करने वाला, उसके बाद है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये भी कैटेलेस पॉजिटिव है। कैटेलेस पॉजिटिव है मतलब हम इसको स्ट्रेप्टोकोकस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोगुलेज नेगेटिव है। ठीक है, एंड लास्ट क्या है? ये भी फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम पेनिसिलिन दे सकते हैं। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो ग्राम स्टेन जो पॉजिटिव होगा। कल्चर जब हम इसमें करते हैं, ब्लड स्टेनिंग करेंगे, ब्लड अगर लगाते हैं तो ये कौन सा हीमोलाइसिन शो करता है? गामा हीमोलाइसिन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म कैटेलेस पॉजिटिव, कोगुलेज नेगेटिव। ठीक है, एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस कि एक 65 ईयर ओल्ड मेल हॉस्पिटल में आते हैं कंप्लेंट के साथ कि उनकी लेफ्ट लेग पे लेटरल साइड पे बहुत पेन हो रहा है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पस डिस्चार्ज फ्रॉम द इनग्रोन हेयर, मतलब जो बाल आ रहा है उसमें से पस फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन द लोकल एरिया वॉज फाउंड टू बी रेड, वार्म एंड टेंडर. Pus was aspirated and was subjected to gram stain. Showed gram-positive coca in the clusters. Culture on blood agar shows the golden yellow pigment beta hemolytic colonies. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है। क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे पता लगाते हैं? सिम्टम्स को देखकर जो जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस में दे रखे हैं? पस फॉर्मेशन, है ना, साथ में लोकल एरिया क्या था? रेड, वार्म एंड टेंडर। पस को एस्पायरेट करा तो हमें ग्राम पॉजिटिव मिला। ये तो ऑर्गेनिज्म की बात है। तो पहले इन दो को लेकर आते हैं। किससे हो रहा है? इन ग्रोन हेयर से, है ना। तो पहली बात तो ये क्या है? स्किन इन्फेक्शन है ना। रेड, टेंडर, वार्म, टेंडर मालूम पड़ता है, तो स्किन इन्फेक्शन है। दूसरी बात, स्किन इन्फेक्शन किस वजह से है? हेयर ग्रोन की वजह से, इनग्रोन हेयर की वजह से जो भी उग रहा है ना। तो इसलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होगा? पेशेंट को क्या हुआ है? फर्नाइकल्स। ठीक है, फर्नाइकल मतलब बॉयल। ठीक है, जब फोड़े हो जाते हैं, है ना। और कौन कॉज करता है फर्नाइकल? कौन कॉज करता है स्किन इन्फेक्शन?
स्टेफाइलोकोकस ओरियस। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द टॉक्सिन्स कॉजिंग डिजीज बाय दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस में हमने पढ़े थे कि 3 टॉक्सिन्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, करेक्ट। पहला फूड पॉइजनिंग, कौन कॉज करता है, कौन सा टॉक्सिन कॉज करता है, एंटेरोटॉक्सिन, करेक्ट। दूसरा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है ना, TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, कौन सा टॉक्सिन कॉज करता है, TSST, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। एंड लास्ट कौन सी डिजीज़ थी जिसमें स्केल्स आ जाते हैं स्किन पे, स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम है ना, तो SSS, या फिर स्टेफाइलोकोकस स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम, तो 4S हो जाएगा। वो कौन कॉज करता है, कौन सा टॉक्सिन होता है, एक्सफोलिएटिन टॉक्सिन, A and B। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनर्को हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन्स इंक्लूड अल्फा हीमोलाइसिन एंड पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, बीटा हीमोलाइसिन एंड पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, गामा हीमोलाइसिन एंड पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, और अल्फा हीमोलाइसिन एंड गामा हीमोलाइसिन। तो इसका आंसर क्या है, इट्स थर्ड, दैट इज गामा हीमोलाइसिन एंड पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। सो पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन कौन सा टॉक्सिन है जो हमने देखा था, ल्यूकोसिडिन है ना। तो हमने बात की थी कि ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन जो होता है वो बाय कॉम्पोनेंट टॉक्सिन होता है। तो बाय कॉम्पोनेंट कैसे, जब ल्यूकोसिडिन और गामा हीमोलाइसिन दोनों प्रेजेंट हो तो ये एक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं जो स्टेफाइलोकोकस की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके एक नाम दिया गया है, वो क्या है, सिनर्जो हाइमेनोट्रोपिक टॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अदर्स आर कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी कोगुलेस नेगेटिव स्पीशीज है, स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडिएट, स्टेफाइलोकोकस हाइकस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, या नन ऑफ द अबव। Most of you will answer it as a none of the above, but the answer is incorrect. Staphylococcus intermedius and Staphylococcus haicus is also a coagulase positive species. ठीक है, अदर देन द Staphylococcus aureus। हमने इसको पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये पैरासाइट्स रहती हैं, ओके, ह्यूमन में कॉज नहीं करती है ये। ठीक है, ये आर दी पैरासाइट्स जो एनिमल में ही कॉज करते हैं। सो द आंसर इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। Then we come to the last question, that is a patient has prosthetic valve replacement and he develops endocarditis 8 months later. Organism responsible is Staphylococcus aureus, Viridans streptococci, Staphylococcus epidermis और Hassek group। तो हमने कौन सी ऑर्गेनिज्म पढ़ी थी जो प्रोस्थेटिक डिवाइस पर काम करती है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, करेक्ट। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस क्या करती है, उसके में प्रेजेंट जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है
वो इन प्रोस्थेटिक डिवाइस से जाके जुड़ जाता है ना, और एक बायोफिल्म बना लेता है, ठीक है। और बाद में एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। जो हैसेक ग्रुप है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज का ग्रुप है, ठीक है। सो हेयर वी कंप्लीट आवर विथ वीडियो। थैंक यू।